मोकामा सीट के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सर वो अनंत सिंह का घर माना जाता है। कई सीटें जो हम पहले नहीं लड़ते थे इस बार लड़े हैं, जो लड़ते थे नहीं लड़े हैं, ये सब तो होते रहता है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। जब हमारा संगठन है, हमारी तैयारी है, तो प्रदेश और देश से बाहर तो नहीं है ना मोकामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, मोकामा, गोपालगंज और कुंडली में, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 5 वर्ष संगठन के विस्तार में, संगठन के मजबूती में लगी रहती है। तो हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। 243 सीटों पर भी आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तो महज 3 सीटों की बात है। पर मोकामा सीट के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सर वो अनंत सिंह का घर माना जाता है। हर चुनाव एक चुनौती होती है और चुनौतियों से जूझना, चुनौतियों से लड़ना हमारी फितरत है। हमने 52 से 1951 से यात्रा शुरू की जनसंघ के रूप में, और सने सने बढ़ते बढ़ते देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए। तो चुनौतियों को पार करना ही तो आपके क्षमता का, आपके ताकत का एहसास कराता है। तो बीजेपी ने कई बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया है, बाधाओं को पार किया है। ये तो बहुत मामूली बातें हैं। पर सर, इस बार बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है, बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका में है, तो मोकामा कभी बीजेपी ने चुनाव लड़ा नहीं है, तो ऐसे में देखिए, कई सीटें जो हम पहले नहीं लड़ते थे इस बार लड़े हैं, जो लड़ते थे नहीं लड़े हैं, ये सब तो होते रहता है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। जब हमारा संगठन है, हमारी तैयारी है, तो प्रदेश और देश से बाहर तो नहीं है ना मोकामा। विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। वहां पर वो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, ये तो सबको हक है। आज देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। एक ज़माना था, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर हुआ करती थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उसका एक छत्र राज था, परचम लहराता था। तो बाकी पार्टियों को लगता था कि हम कांग्रेस के मुकाबले अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो कई दल मिलकर लड़ते थे, क्योंकि अकेले लड़ने की ताकत किसी में नहीं थी। आज उस स्थिति में बीजेपी पहुंच गई है। बीजेपी स्वयं में इतनी ताकतवर पार्टी बन गई है कि कोई पार्टी साहस ही नहीं जुटा पा सकती है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का। और देश का लोकतंत्र बहुत कमज़ोर, विपक्ष बहुत कमज़ोर हो चुका है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2 बार लगातार ऐसी परिस्थिति बनी कि किसी भी दल को वो हैसियत नहीं मिल पाई कि संसद के अंदर वह प्रतिपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर सके। तो शायद ये लोग प्रयास करें कि भाई कोई पार्टी, देखिए, सत्ता तो बीजेपी के हाथों में रहनी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को जो सहूलियत प्रदान की है, वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। चाहे विदेश नीति हो, कूटनीति हो, सबका सफल क्रियान्वयन हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इंडिया का तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कोई विपक्षी पार्टी तो इस लायक हो जाए जिसको संसद में प्रतिपक्ष का दर्जा मिल पाए। लोग नाकाम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सबको हक है लोकतंत्र में, लेकिन कहीं कोई है नहीं। अब देखिए, जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, दिल्ली में उसी को अहमियत मिलती है जिसकी स्वयं की ताकत होती है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2004 में लालू जी की पार्टी बिहार में ताकतवर बन के उभरी थी लोकसभा में। नतीजा उसका ये हुआ कि लालू जी ने दबाव बनाकर मनचाहा रेल मंत्रालय लिया, अपने साथियों को मंत्री बनाया। लेकिन फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इनकी पार्टी कमज़ोर हो गई। 5 वर्षों तक सोनिया और राहुल के पीछे घूमते रह गए। मंत्रिमंडल में न लालू जी को कोई जगह मिला,
न इनके पार्टी को कोई स्थान मिला। तो नीतीश जी को तो ये समझना पड़ेगा ना कि अभी नीतीश जी के पास 17 लोकसभा के सांसद हैं, वो भी हमारे बदौलत हैं। और जिस महागठबंधन में गए हैं उसमें पहले से कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है। तो इतने दलों के बीच में तो इनको 17 सीटें भी नहीं मिलेगी लड़ने को। अगर 15 सीटें मिल भी गई, 17 सीटें मिल भी गई, तो कितना सीट आप जीतेंगे? तो इस छोटी ताकत को लेकर 1-2 सीट जीतेंगे, या वो भी नहीं जीत पाए तो इनको कौन पूछेगा? दिल्ली में कौन अहमियत देगा? केजरीवाल जी इनको अहमियत देंगे क्या? कांग्रेस पार्टी इनको अहमियत देगी? ममता बनर्जी इनको अहमियत देने वाली हैं? केसीआर आए थे, बड़ा स्वागत किए थे कि शायद मेरा नाम ले ले, नाम लेने से परहेज किया, गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके उठ गए। तो नीतीश जी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। इनको 12th मैन भी कोई टीम में बनाए, इस पर मुझे संदेह है। मुझे लगता है जिस तरह क्रिकेट में तेजस्वी यादव कभी टीम के हिस्सा नहीं बने, 12th मैन बन करके पानी का बोतल पहुंचाते रहे, उसी तरह राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश जी की यही भूमिका होने वाली है। कोई इनको अहमियत देने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। और दिल्ली में उसी की पोछ होती है जिसके पास ताकत होती है। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में इज्जत उन्हें मिलती है जिनके पास ताकत होती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।